नमस्कार दोस्तों। ये बड़ी ही दुखद घटना है। काफ़ी लेट से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, चूँकि मेरी समझ नहीं आ रहा इससे प्रेजेंटेशन कैसे हों, किस तरह से। बड़ी ही दुखद खबर है। स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का निधन हो गया जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और आप सभी जानते ही होंगे, करंट से अवेयर रहते होंगे, ये भारत के प्रथम सीडीएस भी थे। तो इन्हीं के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इनके विषय में ये इतना तो देश सेवा के प्रति जो इनकी तत्परता, इनके पूरे परिवार की तत्परता थी, शहादत है, उन सबको देखते हुए इनके बारे में आप सभी को सब कुछ जानना चाहिए। इनके जितने भी स्कूलिंग से लेते हुए बचपन से आज तक की जितनी भी सेवा दी है इन्होंने देश की, सबके बारे में आपको जानने का पूरा हक है। समाचार पत्रों में और समाचार में जो टीवी पे चल रहे हैं उसमें फ़िलहाल आपको सनसनी दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन्हें हीरो तो बना रही है, लेकिन उनके विषय में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारे और चैनल्स ने भी दिया है इसमें। मैं खुद भी चाहता था कि इससे कहीं न कहीं मेरी श्रद्धांजलि का एक तरीका समझा जाए, और मैं शायद इसी तरह इन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो इनके लिए जितने भी कहे जाए लफ्ज़ फ़िलहाल कम ही होते हैं, ना केवल इन्हीं के लिए बल्कि जितने भी हमारे जवान शहीद होते हैं सीमा पे, उन सभी के लिए। और ये जा रहे थे जिस कॉलेज में, जहाँ जिस एकेडमी में प्रशिक्षण पे इनका लेक्चर था, एक व्याख्यान था, उस कॉलेज में खुद भी पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही इनके लिए फ़िलहाल ये न केवल एक सैनिक थे, एक नेतृत्वकर्ता थे, एक अच्छे गाइड भी थे, एक अच्छे कहा जाए तो वक्ता भी थे। आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सहमी हुई भाषा और बहुत ही चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल और बहुत प्रभावशाली तरीके से कहना। कहीं न कहा जाए तो अगर कहीं न कहीं नेतृत्व अगर इनके हाथों में दिया गया तो निस्संदेह ये सारे गुण इनके अंदर मौजूद थे। लेकिन देखिएगा इनकी वीडियो को, और हमेशा इन्होंने कुछ न कुछ बोला है, चाहे वो सेना के विषय पे हो, चाहे समाज को दिशा देने के विषय में। बीच में कुछ आंतरिक माहौल भी खराब हुआ था, उस पर भी इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। तो हमेशा एक सजीव जीवंत व्यक्ति रहे हैं, और ये आज हमारे बीच नहीं है लेकिन सदैव रहेंगे हमारे दिल दिमाग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं जो संभव है हमारे लिए। तो पहला चीज़ इनके बारे में जो आता है, इनकी हम देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड में। हिंदू घरवाल राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। कई पीढ़ियों ने सेना में सेवा दी थी इनकी। यहाँ इनके दादा परदादा से होते हुए चले आए थे, सभी लोगों ने सेना में सेवा दी थी। ये कमाल की बात है। इनके परिवार कहा जाए तो इनके खून में, इनके रगों में पहले से ही देशभक्ति मौजूद थी। तो इनके बारे में कहा जा सकता है निस्संदेह। और ये प्रतिभाशाली भी थे बचपन से ही। प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी हुई थी, हाँ सॉरी, पिताजी का नाम इनके श्री लक्ष्मण सिंह रावत था, और जो गोरखा रेजिमेंट में ही वो सेवा दे चुके थे, गोरखा रेजिमेंट में ही, जिसमें ये आगे चल के जो है ये खुद तैनात होते हैं उसमें। प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी होती है कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून में होती है, वहीं सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में भी आगे की शिक्षा होती है। उसके बाद वहाँ से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक किया इन्होंने। कुछ अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूएसए भी गए, और वहाँ पे भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहाँ कंप्लीट की, उसके बाद आए। और अभी शिक्षा के बारे में ही देख रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, उसने इन्हें सैन्य अध्ययन के मामले में, सैन्य अध्ययन और साइबर से जुड़े हुए मामलों को देखने के लिए, उस पर गहन अध्ययन के लिए इनको मानद उपाधि दी, डी फिल की मानद उपाधि प्रदान की। सेना में 16 दिसंबर 1987 को इन्हें पद प्राप्त होता है, ये कमीशन किए जाते हैं। और 11वीं गोरखा राइफल, जिसमें इनके पिता स्वयं भी थे, सेवा दे चुके थे, उसी में इनको ज्वाइन किया करते हैं। और अत्यधिक ऊंचाई पे जो गुरिल्ला वारफेयर वगैरह होता है, या फिर जो रणनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा कारगिल का युद्ध था, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जो चोटियाँ रणनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उन सब जगहों पे आए दिन पाकिस्तान की तरफ से जो है होते रहते, इन्फिल्ट्रेशन होते रहते थे। तो उन सब जगहों पे लड़ाई करना, उन सब जगहों के लिए रणनीति बनाने में ये महारत हासिल हुई थी। ये इस मामले में बड़े ही अनुभवी थे, और 10 सालों तक इन्होंने आतंकवादियों के जो तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी, ऑपरेशंस होते थे, उनके रणनीतिकार भी रहे हैं। उनमें भी काफ़ी जो है सक्रिय सहयोग इन्होंने दिया था, और काफ़ी सक्रिय कार्रवाई की थी उसमें। और उरी और जम्मू कश्मीर में इन्हें मेजर के रूप में पहले सेवा प्राप्त होती है, उरी और जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये जब सीडीएस बनाए जाते हैं तो इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ जानकारी है, आप इसको पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, इसके शॉर्ट भी चाहे तो ले सकते हैं, और मिल भी जाएगा आपको नेट पर जो भी है। कर्नल के रूप में इन्हें किबुथु
किबुथु अरुणाचल प्रदेश कहा जाए तो भारत का पूर्वोत्तर का अंतिम गांव है। किबुथु वहाँ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है, खींची गई थी। वहाँ पर इन्होंने कर्नल के रूप में सेवा दी थी, कर्नल के रूप में इन्होंने सेवा दी थी वहाँ पर। और उसके बाद सोपोर में पदोन्नति के बाद ब्रिगेडियर के रूप में इन्होंने सेवा दी अपनी। इसके अलावा UN की जो शांति सेना होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन की शांति सेना होती है, तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न देशों की सेनाएं शामिल होती हैं। जो लोग चाहते हैं, जो देश UN का सहयोग करने के लिए, तो वे अपने अपने देशों से कुछ सैन्य टुकड़ियाँ भेजते हैं UN शांति सेना में। ये काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। अगर आप लोग इसके विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो UN की शांति सेना पे, और ये इसका क्या इतिहास रहा है, भारत की क्या भूमिका उसमें रही है, कब से कब तक, क्या कैसे। तो UN के शांति सेना के तौर पे ये कांगो में भी नेतृत्व ये है। कांगो अफ्रीकी गणराज्य है, अफ्रीकी राज्य है कांगो, जहाँ पर जो है अशांति का माहौल काफ़ी बना रहता है। और UN का जो यूनाइटेड नेशन है, उसका उद्देश्य ही था, 24 अक्टूबर 1945 में उसका गठन किया गया था। तो उसका उद्देश्य ही था कि विश्व में अगर कहीं अशांति होती है तो उसको जाके वहाँ पे शांत माहौल बनाना, लोगों की सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें उसके काम हुए। तो इसमें UN की अपनी पर्सनल कोई सेना नहीं है। UN की वो विभिन्न देशों की सेनाओं को मिला जुला शांति सेना बनाई हुई है। तो नाम सही जैसा लग रहा है, शांति स्थापित करने के लिए। तो आपके रावत सर उसमें भी सेवा दे चुके थे, और उसमें 2 बार इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका था, उसमें सेना में सेवा देने के तौर पे। और बहुत सारे ऐसे काम होते थे, जैसे कभी रेस्क्यू करना भारतीयों को, बाहर कहीं युद्ध में फंस गए, क्योंकि भारतीय लगभग विश्व में हर जगह पाए जाते हैं, और खासकर जो खाड़ी देश है या फिर अफ्रीकी देश हैं, तो उन सब जगहों पे अशांति बने रहे, आतंकवादी घटनाएं होना बड़ी आम बात होती है। तो उन सब जगहों पे भी इन्होंने बड़ा ही अहम रोल निभाया है। इसके अलावा देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है, इसमें ये प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि इनमें सारे गुण हैं, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और मेजर जनरल के रूप में पूर्वी कमांड को इन्हें दिया जाता है। मेजर जनरल के पद पर जब पदोन्नति इनकी होती है, तो पूर्वी कमांड का इन्हें दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, अक्सर यहाँ शब्द देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसे भारतीय सेना को एक तो CDS का जब गठन किया गया, तो इससे पहले की स्थिति ये है कि भारत के कई हिस्सों में अलग अलग डिवीजन में भारत को बांटा गया। उत्तरी के लिए उत्तरी कमांड, दक्षिणी के लिए दक्षिणी कमांड, पूर्वी के लिए पूर्वी कमांड, इन सब का गठन किया। आप एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारतीय सेना को कितने कमांड में बांटा गया है, कितने कमांड है भारतीय सेना की, और कहाँ कहाँ उनका मुख्यालय है। तो आप एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो कमांड बनाए गए थे, इनके अलग अलग नेतृत्वकर्ता भेजे जाते थे, तो इन्हें बनाया गया पूर्वी कमांड का मेजर जनरल। उसके अलावा उसके बाद इनको प्रमोट किया जाता है धीरे धीरे। इनकी प्रतिभा से वाकिफ़ ही हैं, और आप लगातार देखते जा रहे हैं कि इनको प्रमोशन मिलते जा रहा है समय समय पे। उसके बाद मेजर जनरल पूर्वी कमांड बनते ही हैं। 1 जनवरी 2016 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमांड बनते हैं। दक्षिणी कमांड का इन्हें बना दिया जाता है। 17 दिसंबर 2016 को 27वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हें बनाया जाता है। ये अपने 2 वरिष्ठतम को पीछे छोड़ते हुए ये पद प्राप्त करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था कि इसको छोड़ के पद प्राप्त किए हैं, नहीं तो ये भी मैं इस पर मेंशन कर देता। हालांकि आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और PM हरीज को इन्होंने पीछे छोड़ा था अपने, जिसकी वजह बाद इन्हें ये पद प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है ये गोरखा बटालियन से थे, और गोरखा बटालियन से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनसे पहले 2 व्यक्ति हो चुके थे। पहले व्यक्ति कौन थे? प्रथम जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशा। देखिए, फील्ड मार्शल का पद केवल अभी तक उन्हें दिया गया है, और इंदिरा गांधी जी के समय इन्हें दिया गया था फील्ड मार्शल की उपाधि। और ये तब दिया गया था जब 1971 में इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम रोल निभाया था सैम मानेकशा ने। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चाहेंगे तो मैं इन पे भी, सैम मानेकशा पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि मौजूद तो है नहीं पहले से वीडियो, बट अपना अपना प्रेजेंटेशन होता है करने का, तो मैं चाहूँगा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। और दलबीर सिंह सुहाग, ये भी गोरखा बटालियन से ही थे। तो आपके जो स्वर्गीय बिपिन रावत जी थे, ये तीसरे थे गोरखा बटालियन से। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को इन्हें CDS के पद पर नियुक्त किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? दरअसल होता क्या था कि जैसे कारगिल की लड़ाई हुई, या फिर उससे पहले भी जो हमारे लड़ाइयाँ हुई थी पाकिस्तान से, चाइना के साथ, तो जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके बीच सामंजस्य बनाने में कठिनाई होती है। इनके अपने सीनियर होते हैं, अपने लीडर होते हैं, तो
तो जब उनके कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके बीच आपस में कभी कभी तालमेल देखने को नहीं मिलता। और फिर जैसे सेना प्रमुख रक्षा मंत्री हैं, तो उनको अलग अलग प्रमुख के साथ बैठक करनी पड़ती है, उनको अलग अलग प्रमुखों को बुलाना पड़ता है, उनसे मीटिंग करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। और इस वजह से क्या होता है, कभी कभी युद्ध की परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में इस तरह की जो रणनीति है वो कम सफल देखी जा रही है, क्योंकि विश्व में इस तरह के सीडीएस का गठन करना एक काफ़ी समय से चला आ रहा है। भारत ने काफ़ी देर में इसका गठन किया है। इससे पहले चाइना में, रूस में, अमेरिका में इस तरह के पद का सृजन किया जा चुका है किसी न किसी रूप में। तो इसमें क्या हो जाता है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वह डायरेक्ट रक्षा मंत्री के संपर्क में रहता है और वह तीनों सेनाओं का नेतृत्व करता है। तीनों सेनाओं की एकीकृत कमांडिंग, कहा जाए तो एकीकृत कमांडिंग ऑफिसर होता है कि तीनों सेनाओं में समन्वय का कार्य करना चीफ डिफेंस स्टाफ का कार्य होता है। वह सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेगा, बताएगा सारी चीज़ें। उसे अलग अलग सेनाओं को रक्षा मंत्री से मिलने की छुट्टी मिल जाती है इसकी वजह से, जो सीडीएस होता है। तो इस पद पर प्रथम सीडीएस बने जनरल बिपिन सिंह रावत, इन्हें ये पद दिया गया। और उसके बाद ये पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस पे काम कर रहे थे और सेना में हथियारों का खरीद फरोख्त करना, सैन्य जो है संरचना में को मजबूती करना, कहाँ क्या कैसे करना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है, इन सब मामलों को बहुत ही बखूबी निभा रहे थे। दुर्भाग्यवश वेलिंगटन सैन्य अकादमी में ही ये व्याख्यान देने जा रहे थे। सेना का हेलीकॉप्टर था और ये इस हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना हुई इसकी जांच के आदेश तत्काल दे दिए गए हैं, क्योंकि ये सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर था। इसके विषय में भी मैं कोशिश करूंगा, कभी बनाऊंगा वीडियो। तो ये जो है सैन्य हेलीकॉप्टर था जो आपके कुन्नूर के पास जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तमिलनाडु के में है, वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें जो है ये सभी, इनके अलावा 12 लोग और भी हैं शायद। ये मेरे लिए दुखद है, मैं यहाँ नाम नहीं उनका ऐड कर पाया, लेकिन होना चाहिए था। उन सभी को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मैं, और उन सब के भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो सब भी इन्हीं के साथ। तो ये एक वीडियो रही हमारी, इससे संबंधित जो भी जानकारी मैंने देने की कोशिश करूँगा। ऐसी वीडियो जो सेना से संबंधित हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एक तरह से मेरा इससे हमारी सेना के प्रति सम्मान भी होगा और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो इस पर लाता रहूँगा समय के साथ। तो और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यही है कि आप सभी भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इनकी आत्मा